अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गैशियस एक्सचेंज चैप्टर का हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन इन मैन, और इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक मज़ीद लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपका ये पूरा चैप्टर इख्तिताम पजीर हो जाएगा जी। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन मैन, यानी सांस का अमल इंसान में कैसे होता है। उसमें सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो है एयर पैसेज वेज, यानी वो कौन सा रास्ता है जहाँ से हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है। ये हमारी नाक है। इस नाक में दो ओपनिंग्स हैं। इन ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, उर्दू में नथने कहते हैं, जिनकी मदद से हवा हमारी नेजल कैविटी में आती है। ये नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओरल कैविटी मुंह से आगे लीड करती है, नेजल कैविटी नाक से आगे की तरफ लीड करती है। नेजल कैविटी में म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जो कि हमारी नाक के अंदरूनी हिस्से को नमदार रखते हैं ताकि हवा यहाँ से मॉइस्ट होकर गुजरे। यहाँ पर नाक में बहुत सारे बाल होते हैं जो कि हवा में मौजूद पोल्यूशन वाले ज़र्रात, केमिकल्स, धूल, मट्टी, गंदगी के ज़र्रात अपने अंदर यहाँ रोक लेते हैं और हवा को प्योरीफाई करके साफ करके आगे की तरफ भेजते हैं। और नेजल कैविटी और हलक जो है, ये हलक में यहाँ ओरल कैविटी आपस में आके यहाँ मिल जाती हैं। अब यहाँ से दो पाइप आगे जाकर खुलते हैं। एक है फूड पाइप और एक है हमारा विंड पाइप। फूड पाइप है इसोफेगस, विंड पाइप है ट्रैकिया। हवा को इधर आना है और खुराक को इधर जाना है। अब यहाँ पर हलक के नीचे की तरफ जो ट्यूब है हमारी विंड पाइप, इसकी ये जो ओपनिंग है जिसको मैं फिंगर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये कहलाती है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को उस वक्त क्लोज किया जाता है जब खुराक यहाँ हलक की तरफ आ रही होती है ताकि खुराक का टुकड़ा गलती से हवा की नली में ना चला जाए, जो कि फंदा लगने का सबब बन सकता है और उससे जान भी जा सकती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसका काम ये है कि वो इस ओपनिंग को निगलते हुए, खुराक को जब हम निगल रहे होते हैं बंद कर देता है लाइक दिस, और जब बंद कर देता है तो खुराक आराम से फूड पाइप की तरफ चली जाती है। अब अल्लाह ताला ने हमें ट्रेकिया दिया जो कि हमारी सांस की नाली है, जिसे हम आम जबान में विंड पाइप कहते हैं। हवा यहाँ से गुजरती है और हमारे लंग्स में जाती है सीने की तरफ। ये हमारे सीने का रीजन है। इस सीने के रीजन को कहते हैं थोरैसिक रीजन। यहाँ जो वर्टिब्री पाए जाते हैं उन्हें इसी की मुनासबत से थोरासिक वर्टिब्री भी कहते हैं। उसके ऊपर रिब के जो होता है, पसलियों का पिंजर जो होता है, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। जो कार्टिलेज यहाँ पर आप सी शेप में देख रहे हैं, एक्चुअली कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है जो कि क्योंकि ट्रकिया होती है एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये एक समझ लीजिए कि पाइप के जैसा स्ट्रक्चर, तो इसके दरमियान में सुराख है जिसमें से हवा गुजरेगी। तो सी शेप के रिंग लाइक जो है वो कार्टिलेज होते हैं जो कि इसको ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी इसकी लंबाई है यहाँ और यहाँ तक खुला रखते हैं। अगर अल्लाह ताला ने ये सी शेप कार्टिलेज इसमें ना दिए होते तो होता ये कि अगर हमें कोई धक्का लगता, जोर लगता, तो ये जो हमारा पाइप है ये पिचक सकता था जोर से, क्योंकि इस तरफ हमारा स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होता है, उसके ऊपर हमारे वर्टिब्री गुजर रहे होते हैं, इस तरफ हमारा फूड पाइप गुजर रहा होता है। बाज़ दफ़ा हम बड़े बड़े टुकड़े भी खा लेते हैं जो कि हमें फंसते हुए महसूस होते हैं, लेकिन उस दौरान भी हमारा सांस नहीं रुकता, हमारा सांस जो है वो जारी रहता है और हम किसी मुसीबत का शिकार नहीं होते। तो ये सी शेप कार्टिलेज इसलिए इस पूरे विंड पाइप को पिचकने से, कोलैप्स करने से बचाते हैं, इसको खुला रखते हैं। अब ये जो विंड पाइप है ये ट्रैकिया यहाँ सीने के सामने की तरफ आगे जाके दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है। हर ब्रांच को कहते हैं ब्रोंकस। 1 मिलीमीटर के करीब इसका डायामीटर होता है। ब्रोंकस अंदर जाके मजीद तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरता है, पूरे लंग को भर देता है। जैसा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर भी होगा। तो ब्रोंकस जब लंग के अंदर दाखिल होकर छोटी छोटी ब्रांचेस को पैदा करता है तो अब हम इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल। हर ब्रोंक्यूल के एंड पर आपको छोटी छोटी थैलियां नजर आती हैं और इन थैलियों को कहते हैं एयर सैक्स। ये एक एयर सैक है, ये एक एयर सैक है, ये एक एयर सैक है, ये एक एयर सैक है। ये ट्रकिया है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं जो कि लंग के अंदर दाखिल हो गई हैं। एयर सैक में एक छोटी सी थिन लाइन जो मजीद छोटी पाउच लाइक थैली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। एक्चुअली एल्वियोलाई इतने सारे मिलकर एयर सैक्स बनाते हैं और एल्वियोलाई असल में
ये वो मेन स्ट्रक्चर है, ये वो जगह होती है जहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है उसको लंग्स के अंदर भेजा जाता है और जनाब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो एयर सैक जो कि एल्वियोलाई पे मुश्तमिल है, ये हमारे लंग के सिस्टम का, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये आपकी बुक में यहाँ करके एक्सप्लेन भी किया गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर कई बार आ भी चुका है। अब होता क्या है कि हवा नॉस्ट्रल से अंदर आई, दो नॉस्ट्रल्स हैं, दोनों आगे जाके मिल जाते हैं। नेजल कैविटी में आई, नेजल कैविटी से ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से ब्रोंकस में आई, ब्रोंकस से आगे ब्रोंक्यूल्स में आई, फिर एयर सैक में आई और एयर सैक से भी आगे जाके एल्वियोलाई में आई। हर एयर सैक के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक खासा बड़ा नेटवर्क होता है और ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क वेन्स पर भी मुश्तमिल होता है और आर्टरीज पर भी मुश्तमिल होता है। अब होता क्या है कि जनाब जो आर्टरीज हैं यहाँ वो खून लेकर आती हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है कम, और यहाँ पर खून के अंदर ऑक्सीजन को जो कि सांस लेने के दौरान हवा के थ्रू अंदर आ रही थी उसको खून में शामिल कर दिया जाता है और खून में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल दिया जाता है और उसको प्रेस करके इसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जिस रास्ते से हवा आई होती है उसी रास्ते से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। वो हवा जो हमारे जिस्म के अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम सारा सांस लेने का अमल मुकम्मल करते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं तो उस वक्त उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होती है। सांस लेने का जो अमल है, जो जिसमें हम हवा को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, उसे इनहेलेशन कहते हैं या इंस्पिरेशन कहते हैं, और सांस बाहर निकालने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। अब दो हमारे लंग्स हैं, अगर लंग को बाहर की तरफ देखेंगे तो उसके ऊपर आपको रिब केज यानी हमारी पसलियां ऐसे नजर आएंगी, और अगर हम लंग को कट करके देखेंगे तो हमें ऐसे नजर आएगा। और इसके छोटे छोटे टिप्स पर, ब्रोंक्यूल्स के छोटे छोटे टिप्स पर आपको थैलियां नजर आएंगी, और इन थैलियों को आप बड़ा करके देखें तो आपको पूरी एयर सैक नजर आएगी, और हर एयर सैक को बड़ा करके देखेंगे तो आपको उसमें एल्वियोलाई नजर आएगी। होता क्या है कि ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हवा अंदर आई और वैसे हवा बाहर गई है। अब हमने इसको इन डेप्थ में देखना है कि कैसे होता कैसे है। जब हवा को अंदर आना है तो ज़ाहिरी बात है कि लंग्स को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ताकि उस ज़्यादा सारी हवा को वो कैरी कर सकें। तो लंग्स जो है वो खुल जाते हैं और पसलियाँ जो रिब केज है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठ जाता है ताकि थोरेसिक रीजन में ज़रा जगह अच्छी बन जाए और हवा को अंदर की तरफ जो है वो पंप किया जा सके। अब लंग्स के नीचे एक छोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स की एक शीथ, एक परत से मिलके बना है। इस परत को कहते हैं डायाफ्राम। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है रेड कलर में, यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहा है जहां मैं फिंगर से पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो जब सांस अंदर लेकर जाने की जरूरत होती है तो रिब के बाहर की तरफ उठ जाता है, लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, इसलिए हवा को जो प्रेशर है क्रिएट होता है उसकी वजह से अंदर की तरफ खींचने में मदद मिलती है। ऐसी सूरत में जो हमारा डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ बैठ जाता है और इस तरफ दरमियान से आप देखें कि बैठ गया और साइडों से थोड़ा सा डोम शेप हो गया, तो इस वक्त हम कह रहे हैं कि जी डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ बैठ गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि जी हवा ने जब अब बाहर निकलना है तो फिर क्या होगा कि जो रिब के ऊपर की तरफ उठा हुआ था लाइक दिस, तो वो स्लाइटली वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। लंग्स जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो हवा है जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गई है और उसको जिस्म से बाहर निकालना है तो वो कंप्रेस करेंगे और हवा को इसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने ये डायग्राम्स जो कि आपकी बुक में बनी थी इनको मैंने सिंपल करके बनाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए और आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में पता चल जाए। ये जो पूरा हमारा टॉपिक है ये इन डायग्राम के बगैर अधूरा है। अगर आप इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इस सवाल को जस्टिफाई नहीं कर सकते और आप इसको पूरे तरीके से जो है एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ये इसी तरह यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं कि इंस्पिरेशन के दौरान डोम शेप हो गया है डायफ्राम और जनाब फ्लैट हो गया, और एक्सपिरेशन के दौरान पूरा डोम शेप हो गया है ये एक्सपिरेशन। तो थोरेसिक कैविटी में ऊपर की तरफ दबाव बढ़ाया जाता है ताकि हवा को बाहर निकाला जाए, और इंस्पिरेशन के दौरान अंदर की तरफ खिंचाव की कुव्वत पैदा की जाती है ताकि हवा को अंदर की तरफ खींचा जा सके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लंग्स हैं उनके बाहर प्रोटेक्टिव थिक मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये रही। और प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग के दरमियान में थोड़ा सा पानी का जैसा फ्लूइड भी होता है, इसे जनाब
जो फ्लूइड है उसका मेन मकसद होता है कि लंग के बाहर के स्ट्रक्चर को जो है उसको महफूज किया जाए, लंग को इंजरी वगैरह से बचाया जा सके। और ये जो थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है असल में आगे से ये और एक और लेयर की मिलकर बनी होती है, यानी इसमें टोटल 2 लेयर्स होती हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स होती हैं जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं और इनको प्लूरा भी बोलते हैं। अच्छा, दोनों के दरमियान में जो खाली कैविटी है उसे प्लूरल कैविटी भी कहते हैं, जिसके अंदर वो पानी के जैसा सयाल सा मादा फ्लूइड भरा होता है जो कि लंग के बाहर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इधर ट्रेकिया के स्टार्ट की तरफ यहाँ हलक के पास हमारे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, इसको हम आवाज पैदा करने वाला डब्बा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो इसकी वजह से पैदा होती है। तो जो हमारा लैरिंग्स है ट्रकिया के टॉप पर होता है और इसमें छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स के बैंड होते हैं। वोकल कॉर्ड रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है विच आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जब हवा इनके ऊपर से गुजर रही होती है तो इनमें इर्ताशी लहरें पैदा होती हैं जिसकी वजह से साउंड वाइब्रेशंस यहाँ पर जनरेट होती हैं और हर इंसान की आवाज़ जो है वो, क्योंकि उसके मखसूस तरह के उसके वोकल कॉर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर बाकी के सारे जो मामलात हैं उनको देखा जाता है कि एक जानदार की जो आवाज़ होगी उसकी पिच क्या होगी, कितनी बारीक होगी, कितनी भारी आवाज़ होगी, तो ये सारा इधर इंटरनल स्ट्रक्चर से लिंक करता है वॉइस बॉक्स के। लेकिन आपकी बुक में इसके बारे में यहाँ पर ही इतना ही एक्सप्लेन किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट और बातें हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो हमारी रिब्स होती हैं इनके दरमियान में मसल्स पाए जाते हैं जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। कुछ जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और कुछ जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। इनको पोजीशन के मुताबिक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी ये 4 उंगलियों को हम रिब्स मान लें तो यहाँ जो है वो इंटरनल कॉस्टल मसल्स हैं, इंटरनल कॉस्टल मसल्स, और बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। तो ये मसल्स क्या करते हैं, ये रिब को एक थोड़ा सा इकट्ठा करके थोड़ा सा फैलने में, जो हम सांस लेने के दौरान रिब केज हमारा उठता है, रिब केज हमारा वापस आता है, उसमें हेल्प आउट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारी जो इंस्पिरेशन है और जो हमारी एक्सपिरेशन है वो दोनों काम कर सकती हैं। और अंदर की तरफ पैसिव एक्सपेंशन होती है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं बड़े इलास्टिक होते हैं, फ्रेजाइल हैं, नाजुक ही हमारा स्ट्रक्चर है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर रिब केज दिया है ताकि इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाए। लेकिन ये पैसिव एक्सपैंड करता है, इसमें इलास्टिसिटी भी बहुत होती है ताकि ढेर सारे हवा के प्रेशर को और हवा को अंदर की तरफ खींच सके। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा येलो बॉक्स है जिसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। इन प्री मेच्योर इन्फेंट, ऐसा नौज़ायदा बच्चा जिसकी अभी बर्थ हुई है, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं और ये बहुत कॉमन है। असल में जो बच्चे जब परवरिश पा रहे होते हैं अपनी मदर की बॉडी में, यूट्रस के अंदर, तो उनके डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है वो 9 महीनों का होता है और 9 महीने के बाद बर्थ होती है। लेकिन वो बच्चे जो कि 9 महीने पूरे किए बगैर पहले ही 7वें महीने में, 8वें महीने में करीब जो है वो उनकी पैदाइश हो जाती है किसी भी वजह से, तो उनमें ये सिंड्रोम जो है ये पाया जाता है। और ये थोड़ा एक सीरियस इशू है एक नौज़ायदा बच्चे के लिए, क्योंकि इनके जिस्म में कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लिपोप्रोटीन जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसको एल्वियोलर एपिथेलियम के ऊपर एक जो है वो कवर लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो है इस फ्लूइड को होना चाहिए ताकि सरफेस टेंशन को ये कम कर सके। अब ये इतने ज़्यादा बनता नहीं है जिसकी वजह से लंग्स जो है वो खुल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते और लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे को सांस नहीं आता। इसके साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है।